फ्रेंड्स, आजकल हर न्यूज चैनल पर एक न्यूज बहुत ज्यादा पब्लिश की जा रही है, बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम में आग लगी और वहां पर कई सारी नोटों की गड्डियां मिली। और स्पेसिफिकली अगर कहूं तो कुछ सोर्सेज का कहना यह भी है कि जो रुपए मिला है वो 15 सीआर है, 15 करोड़ रुपए मिला है। और इस न्यूज को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट न्यूज चैनल्स पर हो रहा है, लेकिन उस डिबेट में पार्टिसिपेट हम बाद में करेंगे और हमारा क्या ओपिनियन है वो सब हम बाद में जानेंगे। क्योंकि किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको खुद पता होना चाहिए आखिरकार जिस चीज के डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद ही आप डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सही राइट पर्सन हो। क्योंकि अगर आपको खुद इंफॉर्मेशन नहीं है और आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो एक अच्छी बात कभी से नहीं मानी जाती है। तो पहले हम जुडिशियरी को थोड़ा मोटा मोटा समझने की कोशिश करेंगे, लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हर एक के लिए बहुत आसान हो उस डिबेट को समझना, उस कंट्रोवर्सी को समझना। जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश मिला है उसको लेकर जितना भी डिबेट या कंट्रोवर्सी हो रही है उसे आप जब भी समझ सकते हो जब आपको थोड़ा सा जुडिशियरी के बारे में पता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशियरी जो इंडिया के अंदर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेशनल लेवल पे मेजॉरिटी लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उससे ऊपर आपके केस कहीं जा ही नहीं सकते हैं। और स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के नीचे काफी सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, जैसे लोअर कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, वो सब हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। लेकिन अब यहां पर एक चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपीरियर नहीं है हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश किए गए हैं। तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट होता है, चालू होता है, और उससे 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, क्या इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था? ऐसा नहीं है, इससे पहले कोर्ट था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते थे, उसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के अंदर उसको स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद, इस सुप्रीम कोर्ट के पास फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से कई ज्यादा पावर्स थी। वो इसलिए क्योंकि फेडरल कोर्ट के पास बस फेडरल पावर्स थी, लेकिन इसके पास फेडरल कोर्ट की पावर्स भी आई और इसके पास प्रीवी काउंसिल की पावर भी आई। प्रीवी काउंसिल बेसिकली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, कि सबसे जो ऊपर आप अपील लेकर जा सकते थे वो प्रीवी काउंसिल था, उससे ऊपर अपील कहीं नहीं जाती थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पावर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप अपील भी नहीं लेके जा सकते, और ये फेडरल कोर्ट भी है। फेडरल कोर्ट इसलिए क्योंकि जितने भी फेडरल मैटर्स हैं जिनमें यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ऐसे डिस्प्यूट्स को केवल सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है कंट्री के अंदर, और कोई नहीं सॉल्व कर सकता। तो इसलिए ये फेडरल कोर्ट भी है। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो 34 जजेस की है, 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 34 जजेस का कोई प्रोविजन नहीं था, वहां पर केवल 8 जजेस का प्रोविजन था। लेकिन फिर पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम लॉज बनाए, कानून बनाए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया। जैसे कि 1956 में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और जजेस का नंबर बढ़ाकर 11 कर दिया, 11। फिर 1960 में उस नंबर को बढ़ाकर 14 कर दिया गया। फिर 1977 में उस नंबर को बढ़ाकर 18 कर दिया गया। 1986 में उस नंबर को बढ़ाकर 26 कर दिया गया। 2008 में उस नंबर को बढ़ाकर 31 कर दिया गया, और 2019 में उस नंबर को बढ़ाकर 34 कर दिया, जो कि करंटली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर आखिरकार पार्लियामेंट ने बढ़ाया क्यों? बहुत ही सिंपल इसके पीछे रीजन है, क्योंकि केसेस की पेंडेंसी बहुत बढ़ रही थी, केसेस की बैकलॉग बहुत बढ़ रही थी, और जल्दी से जल्दी उस बैकलॉग को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट को लगा कि हमें जजेस का नंबर बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह से अपॉइंट होते हैं पता होगा, जब भी आप कोलिजियम को जान पाओगे, जिसको लेकर इतना डिबेट आए दिन होता रहता है कि कोलिजियम को खत्म करा जाना चाहिए। यूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। उसमें बस इतना बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, और उनकी अपॉइंटमेंट करने से पहले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी जज से ओपिनियन ले सकता है। बस इतना बोला गया है। लेकिन ये जो ओपिनियन वर्ड है, ये जो कंसल्टेशन वर्ड है, इसको लेकर बहुत ज्यादा लंबे समय तक डिबेट होता रहा जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। क्योंकि एग्जीक्यूटिव का कहना यह था, एग्जीक्यूटिव यहां पर मतलब है कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट काम करता है, तो गवर्नमेंट का कहना यह था उन दिनों कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल कंसल्टेशन वर्ड लिखा है, तो हम बस जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट जज है, जिसका भी हम ओपिनियन लेंगे, हम उससे बस कंसल्ट करेंगे।
ऐसा नहीं है कि जिस नाम को वो रिकमेंड करेंगे हम उसी को अपॉइंट करेंगे, फाइनल डिसीजन तो हमारा ही होना चाहिए, उनका कहना ये था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में इस डिबेट को, इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया फर्स्ट जजेस केस 1981 में, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। इसका मतलब कि जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहां पर वो कंसल्ट जरूर करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्योंकि वो चीज तो कंपलसरी है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी भी जज का वो ओपिनियन ले सकता है, लेकिन किसी का भी ओपिनियन उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। फाइनल ओपिनियन गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकती है। लेकिन फिर सेकंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस जजमेंट जो उसने फर्स्ट जजेस केस में दिया था उसको रिवर्स कर देता है, उसको चेंज कर देता है कंप्लीटली। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस ही है। इसका मतलब कि अब जो प्रेसिडेंट है उसे कंसल्ट जरूर करना होगा किसी भी जज की, अगर वो अपॉइंटमेंट करता है अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसे कंसल्ट करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सीजीआई से। और सीजीआई का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। अगर सीजीआई ने कह दिया कि आप इस बंदे को अपॉइंट करो, तो आप उसी को अपॉइंट करोगे। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपना डिसीजन ऐसे ही नहीं देगा, वो पहले कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो 2 जजेस होंगे उनसे, और वो तीनों मिलके जिस नाम को फाइनलाइज करेंगे, सीजीआई उस नाम को रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उसी को अपॉइंट करना होगा। वो बाइंडिंग डिसीजन है। और सेकंड जो चीज सुप्रीम कोर्ट यहां पर बोलता है सेकंड जज केस 1993 में, वो बोलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का वही होगा जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। और ये बात वो क्यों बोलता है, उसके पीछे कई रीजंस हैं, वो हम आगे भी देखेंगे। तो गाइस यहां से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के थ्रू कोलिजियम सिस्टम को बनाना स्टार्ट कर दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज ये मिलकर एक नाम को डिसाइड करेंगे, और वो नाम फाइनल होगा, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर सकता है, किसी और को नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट थर्ड जज केस में फुल फ्लेज्ड एक कोलिजियम सिस्टम को बना देता है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि सोल ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है वो भी वैलिड नहीं है। किसी भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले अपने सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज को कंसल्ट करेगा। और अगर उसमें से 2 भी कोई एडवर्स ओपिनियन देते हैं, मतलब कि सीजीआई और 2 एक तरफ है लेकिन 2 ने बोल दिया कि इस बंदे को अपॉइंट मत करो, तो फिर सीजीआई उस बंदे का नाम रिकमेंड नहीं करेगा गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और यहां से पूरा कोलिजियम सिस्टम बन गया कि जज ही अब जज को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि जजेस ने जो नाम रिकमेंड कर दिया वही नाम आपको एक्सेप्ट करना होगा, बाइंडिंग डिसीजन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कोलिजियम सिस्टम क्यों बनाया? क्योंकि इनिशियली तो फर्स्ट जज केस में उन्होंने बोला था कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि आप कंसल्ट जरूर करिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज से, लेकिन फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होने वाला है, आप जिसको चाहो उसको अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सेकंड जज केस में अपना पूरा कंप्लीट उन्होंने जजमेंट चेंज करके दिया, अपना ओपिनियन चेंज कर दिया? वह उसके पीछे कई रीजंस थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ नहीं बोला गया है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये चीज सोची थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और वेल ये चीज हुई भी, 1950 से लेकर 1973 तक ये चीज हुई भी। लेकिन फिर 1973 में गवर्नमेंट क्या करती है कि 3 जो सबसे सीनियर जज थे उनको हटाकर उनसे जो जूनियर बंदा था एएन रे, उसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देती है। और उन 3 जजेस को नहीं बनाती तो वो तीनों रिजाइन कर देते हैं। और उनको ना बनाने के पीछे का जो मेन कारण था वो ये था कि उन्होंने अप्रैल 1973 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, केशवानंद भारती का जजमेंट। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट एक नए प्रिंसिपल को बनाता है, वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं और उन चीजों को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इवन विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप उन चीजों को नहीं चेंज कर सकते, आप नहीं बदल सकते। और अगर आप उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वो अमेंडमेंट भी आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, नल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और ये डिसीजन जो था ये गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट ने उन तीनों को अपॉइंट सीजीआई ना करके उन तीनों में से किसी को भी सीजीआई की तरफ अपॉइंट नहीं किया और एएन रे को बना दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कुछ फेवरेट बंदे थे। फिर भी जुडिशरी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर गवर्नमेंट क्या करती है, 1977 में दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे उनको हटाकर एमयू बेक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ अपॉइंट कर देती है। तो इस केस में भी जो सीनियर मोस्ट जज थे फिर वो रिजाइन कर देते हैं,
क्योंकि अपने जूनियर को अपना सीनियर बनते देखकर कोई भी आदमी लास्ट में यही करेगा कि उसे रिजाइन करना पड़ेगा, वो रिजाइन कर देते हैं। और यहां पर भी जो मेन रीजन था वो यही था कि जिस जज को सीजीआई बनना चाहिए था, गवर्नमेंट ने उसको नहीं बनाया, क्योंकि उसने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए थे जो गवर्नमेंट को लगा कि हमारे खिलाफ है। और जिसको बनाया, गवर्नमेंट को लगा कि ये हमारा सपोर्टर है और वो गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट करता था। तो इनिशियली कभी भी जुडिशियरी ने कोलिजियम सिस्टम नहीं बनाया था 1953 में। कुछ इंसिडेंट्स हुए, आज तो सब कोलिजियम को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपको इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको ये चीज जाननी होगी कोलिजियम बनाया क्यों गया था। कोलिजियम इसीलिए बनाया था क्योंकि जुडिशियरी ने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, अपने फेवरेट बंदों को सीजीआई बना रही है, और जो सीनियर हैं, जो सीनियरिटी लिस्ट में हैं, उनको रिप्लेस करा जा रहा है, उनको नहीं बनाया जा रहा है, उनको सुपरसीड किया जा रहा है। तो इसलिए फिर उसने सेकंड जज केस में अपने पूरे के पूरे जजमेंट को रिवर्स करके रख दिया और उसने बोला कंसल्टेशन का मतलब यहां पर कंकरेंस ही है, और फिर थर्ड जज केस में फुल फ्लेज्ड कोलिजियम बन गया। लेकिन अब यहां पर जो मेन डिबेट है वो ये है कि क्या आज कोलिजियम होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो यहां पर ये है कि कोलिजियम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है ऐसा सिस्टम कि जज ही जज को अपॉइंट करें। ठीक है, जिस समय जुडिशियरी ने इसको बनाया था उस समय इसकी जरूरत जरूर रही होगी, क्योंकि हम एग्जांपल्स देख भी रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ जजेस को सुपरसीड करके जूनियर्स को सीजीआई बनाया था। तो उस समय जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ी, बिल्कुल सही है। लेकिन आज लोग कोलिजियम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इंडियन सिटीजन्स, और इनफैक्ट जो एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम को हटा दिया जाए। और उसके पीछे उनका जो मेन रीजन है वो यही है कि कोलिजियम की जितनी प्रोसीडिंग्स है वो उनमें से कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ओपेकनेस है। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि उनका कहना ये है कि कोलिजियम किसी हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेट करता है तो किन ग्राउंड्स पे करता है किसी को नहीं पता। एक हाईकोर्ट जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर देता है, वो ग्राउंड्स भी किसी को नहीं पता। और उनका मेन कहना यही है कि ये जजेस अपनी एक्सक्लूसिविटी बना रहे हैं कि अपने फेवरेट बंदों को ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर रहे हैं, अपने फेवरेट बंदों को ये हाईकोर्ट में अपॉइंट कर रहे हैं, अपने फेवरेट बंदों को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। और इसी ग्राउंड पर वो लोग कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम हटना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोलिजियम सिस्टम कहीं है ही नहीं। और लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, और गवर्नमेंट खुद भी चाहती है कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में कुछ कंट्रोल उसका भी हो, और इसीलिए गवर्नमेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 लेकर आती है, और इसके साथ ही एनजेक भी निकालती है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014। अब इस एक्ट में गवर्नमेंट ने यही बोला कि एक नई बॉडी होगी एनजेक के नाम से, और इस बॉडी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जज, यूनियन लॉ मिनिस्टर, और 2 और मेंबर्स होंगे जिन्हें एक सिलेक्शन कमेटी नॉमिनेट करेगी। और उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट 2015 में 99th अमेंडमेंट एक्ट और एनजेक का जो एक्ट था, दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, ये बोलकर कि इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को काफी हार्म पहुंचेगा और जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर सकती। और ये बेसिकली जुडिशरी जो है, हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हर एक चीज को इंडिपेंडेंस के नाम पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो डिक्लेयर कर देती है, ये जो है आजकल इंडियन सिटीजन्स को ये कुछ समझ में आने लगी ये चीजें। उनका कहना ये है कि आप हर चीज को इंडिपेंडेंस के ग्राउंड पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। लोगों का कहना ये है, और उनका कहना यह भी है कि अगर कोलिजियम में सीजीआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो एनजेक में भी तो सीजीआई है और 2 जज और हैं, और जो 2 और पर्सन नॉमिनेट होंगे उनको नॉमिनेट करने वाली कमेटी के अंदर भी सीजीआई है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो कहां पर इंडिपेंडेंस आपकी हार्म हो रही है। लोगों का कहना यह भी है। लेकिन अभी के लिए तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन जब से दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे काफी कैश मिला है, जब से डिमांड्स काफी तेज हो गई हैं, दोबारा से डिफरेंट सेक्शंस डिमांड कर रहे हैं कि वापस से एनजेक को रिवाइव किया जाए और कोलिजियम को खत्म किया जाए। अब लेकिन ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि गवर्नमेंट इस तरह का बिल दोबारा लेकर आती है या नहीं आती है। लेकिन कोलिजियम डेफिनेटली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कुछ चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिस्टम कहीं और है नहीं। और ऐसा क्या है जो जुडिशियरी इस राइट को अपने पास से जाने नहीं देना चाहती? तो यहां पर भी शक होता है कि क्या कोई करप्शन है। और जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया है वो बिल्कुल ट्रू है हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स के लिए भी, क्योंकि हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट भी यही कोलिजियम करता है। बस फर्क इतना है
कि हाईकोर्ट की अपॉइंटमेंट जो कोलिजियम करता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की हो रही होती है तो वहां पर सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। और हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर करने के लिए जो कोलिजियम है उसमें भी सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। तो कोलिजियम अगर आप देखोगे तो वही अपॉइंटमेंट करता है हाईकोर्ट की जजेस की भी और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की भी, बस कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस की रिमूवल के बारे में, क्योंकि इनका रिमूवल का प्रोसीजर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बहुत टफ है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को ऑफिस से केवल प्रेसिडेंट निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता, और वो भी जब ही निकालेगा जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उसका रिमूवल का जो मोशन है उसे पास किया गया है स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कि टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी और मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी। अब आप इसके डिटेल में ज्यादा मत जाइए क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, ये आपको इस स्टेज पर समझ में नहीं आएगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 ही ग्राउंड्स बताए गए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। इन्हीं ग्राउंड्स पे उसे निकाला जा सकता है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पूरा फुल फ्लेज प्रोसीजर बताया हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि प्रोसीजर बताने के लिए आप लॉ निकाल सकते हो। इसीलिए पार्लियामेंट ने एक लॉ निकाला जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 और उसमें पूरा प्रोसीजर बताया कि आखिरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर अगर लोकसभा में इनको रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन आता है तो 100 लोकसभा के मेंबर्स पूरे चार्जेस को फ्रेम करके अपने साइन करेंगे उसमें। और अगर राज्यसभा में रेजोल्यूशन आता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए तो वहां पर जो रेजोल्यूशन है उसे कम से कम 50 मेंबर्स साइन करेंगे और उस रेजोल्यूशन को साइन करने के बाद वो सबमिट करेंगे लोकसभा के स्पीकर को, और अगर राज्यसभा में मोशन स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा के चेयरमैन को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब स्पीकर और चेयरमैन चाहे तो इस मोशन को एक्सेप्ट करेंगे और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो रिमूवल मोशन आगे बढ़ेगा ही नहीं और जज कभी रिमूव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर स्पीकर और चेयरमैन एक 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं जो भी चार्जेस आपने उस रेजोल्यूशन में लिखे हैं उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे, अब वो किस हाई कोर्ट के होंगे वो हमें भी नहीं पता, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। और अगर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बता देती है कि जज जो है उसने मिसबिहेव किया है या वो इनकैपेसिटी प्रूव कर देती है अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो डेफिनेटली फिर इसकी रिपोर्ट को डिबेट किया जाएगा जिस हाउस में चार्जेस को फ्रेम किया गया उस हाउस के अंदर, और फिर वोटिंग होगी। और अगर वोटिंग हो जाती है और वोटिंग जो मैंने आपको बताई जैसे कि टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी या मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी से वहां पे वो पास कर दिया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से उसे एक हाउस में पास कर देते हैं, तो ये मोशन सेकंड हाउस में जाएगा और सेकंड हाउस में पूरा प्रोसीजर सेम रिपीट होगा और वहां पर भी इस पे वोटिंग होगी। और वो भी अगर इसे पास कर देता है सेम सेशन में तो उसी सेशन में प्रेसिडेंट के पास ये आएगा और प्रेसिडेंट फिर ऑर्डर देगा उसको रिमूव करने का, और जज जब रिमूव होगा। लेकिन यहां पर एक बात जो आपको कंफर्म मैं बता देना चाहता हूं वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट वर्ड कहीं पर यूज नहीं किया गया जज के रिमूवल के लिए। इंपीचमेंट वर्ड रिमूवल के लिए यूज किया लेकिन बस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, बाकी किसी की रिमूवल के लिए नहीं। क्योंकि जब भी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, अगर दोनों हाउसेज ने उसे पास कर दिया तो प्रेसिडेंट तुरंत के तुरंत रिमूव हो जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं इंपीचमेंट। और जजेस के रिमूवल को इंपीचमेंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर भी दिया दोनों हाउसेज ने इसको रिमूव करने के लिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज रिमूव नहीं हो सकते क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट ऑर्डर नहीं देगा। इसीलिए यहां पे इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं होता, यहां पे रिमूवल वर्ड को यूज किया जाता है। और ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना टफ है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी जज को रिमूव नहीं किया गया। और इतना ज्यादा टफ प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसीलिए लिखा हुआ है जिससे कि जजेस को इंडिपेंडेंस मिल सके। फिर भी हमारी हायर जुडिशरी के जजेस हमेशा रोते रहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही, हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही। तो ये तो हमने हायर जुडिशरी का स्ट्रक्चर, हायर जुडिशरी में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे जजेस को रिमूव किया जाता है, वो सब चीजें देखी। कोलिजियम सिस्टम क्या है वो देखा, और कोलिजियम सिस्टम को क्यों इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है और क्यों लोग कह रहे हैं कि इस सिस्टम को चेंज करो वो देखा। लेकिन अब बात करते हैं जो रीसेंट न्यूज काफी वायरल हो रही है, दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो कैश मिला है उसको लेकर जो भी कंट्रोवर्सीज है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं जो भी कुछ आपको बताऊंगा वो किसी लीडिंग न्यूज़पेपर या किसी मीडिया पर्सन के कहने पर नहीं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की।
आप उस रिपोर्ट को जाकर खुद पढ़ सकते हैं। तो उस रिपोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खुद ही इस चीज एक्सेप्ट करते हैं कि उन दिनों में होली की पार्टीज के लिए, होली के सेलिब्रेशन के लिए बेसिकली मैं लखनऊ में था, और ये जो फायर है 14 मार्च की रात को लगती है, और मुझे 15 मार्च को पता चलता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद मुझे फोन करके बताते हैं, और वही दिल्ली पुलिस कमिश्नर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सारी वीडियोस, फोटोज वगैरह 15 को ही शेयर कर देते हैं। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी पे से हटा है वो इसीलिए हटा है कि अगर 14 मार्च को रात को ये चीज हुई थी और 15 को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चल गया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, उन्हें भी सब कुछ पता था, तो आखिरकार इस केस की कोई भी बात 14th, 15th, 16th, 17th किसी भी दिन किसी मीडिया हाउस ने या न्यूज़पेपर ने कवर क्यों नहीं करी? क्या जुडिशरी इस चीज को कवर करना चाह रही थी? क्या जुडिशरी इस चीज को छिपाना चाह रही थी? यहां पर जो मेन जुडिशरी के ऊपर सवाल उठता है वो ये है, और यही वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से जो नॉर्मल सिटीजन हैं या जो एडवोकेट्स हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि इनिशियली जुडिशरी ने इस केस को दबाने की एक तरह से कोशिश की है। लेकिन वो तो जो फायर फाइटर्स आए थे उन्होंने अपने फोन के अंदर फोटोज और वीडियोस वो कैप्चर कर चुके थे ऑलरेडी, जो भी बर्न्ड कैश की गड्डियां थी उनकी, और इसीलिए एक न्यूज धीरे धीरे फैलती चली गई और जुडिशरी चाहकर भी इसको दबा नहीं पाई, और फिर ये चीजें लाइमलाइट में निकल कर आ रही है बात। सेकंड रीजन जिस चीज की वजह से जुडिशरी से लोग बहुत ज्यादा खफा हैं, नाराज हैं, वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों की गड्डियां मिलती हैं, और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ये कहता है कि इस जज का हम ट्रांसफर करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो यहां पर लोगों का, और इनफैक्ट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट्स हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन का कहना यह है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट एक ट्रैश बिन है, क्या डस्टबिन है कि जो कोई गलती करेगा आप उसे ट्रांसफर कर दोगे इलाहाबाद हाईकोर्ट? तो यहां पर हमारा स्टैंड यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो आपने ट्रांसफर किया है तो लोग ये सोच रहे हैं कि आप जस्टिस यशवंत वर्मा को बैकडोर से निकाल रहे हो, जिससे कि मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए। और दूसरा यहां पर एक व्यू पॉइंट यह भी निकल कर आता है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जुडिशियल ड्यूटीज नहीं कर सकते दिल्ली में, दिल्ली के लिए फिट नहीं है, तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए फिट कैसे हैं? कि क्या कोलिजियम इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट से नीचे समझता है? क्योंकि अगर आप नहीं समझते तो आप ट्रांसफर नहीं करते। अब यहां पर एक एग्जाम्पल की मदद से चीजों को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर इतना कैश किसी नॉर्मल भारत के नागरिक के घर में मिलता तो क्या होता? सीबीआई और ईडी ने छापे मार मार के उसे परेशान कर दिया होता, डिफरेंट एक्ट्स के अंदर उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई होती, और वो सारा का सारा कैश सीज हो गया होता। जस्टिस यशवंत वर्मा पे ना तो कोई एफआईआर लॉन्च हुई अभी तक, और ना ही कोई सीबीआई का छापा, ना ही कोई ईडी का छापा, और ना ही कोई कैश सीज हुआ। तो यही सब कुछ कारण है जिसकी वजह से जनता इतनी ज्यादा गुस्से में है, एडवोकेट्स इतने ज्यादा गुस्से में है। चलो हम मानते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा एक कंट्री के नॉर्मल सिटीजन नहीं है, वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेबल ऑफिस है, एक बहुत बड़ा ऑफिस है। तो इस चीज को हम सेकंड एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर इतना कैश किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के घर पे मिलता या किसी भी सीनियर आईएएस ऑफिसर के घर पे मिलता तो क्या हुआ होता? सबसे इमीडिएट इफेक्ट से उसे सस्पेंड कर दिया होता। तो यहां पर मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने सारा का सारा जुडिशियल वर्क जज से वापस ले लिया है। इसका मतलब कि सस्पेंशन जैसा ही है वो। और सेकंड, जो आईएएस अधिकारी जिसके घर में कैश मिलता उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती, एंड थर्ड, अगर इंक्वायरी में वो गिल्टी पाया जाता तो जो भी प्रोसीडिंग्स होनी होती लॉज के अंदर वो उनके ऊपर की जाती। तो यहां पर जज यशवंत वर्मा को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि सारा जुडिशियल वर्क उनसे ले लिया गया है, तो सस्पेंड तो वो हो चुके हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी वाली चीज का जवाब भी दिया है एक इन हाउस कमेटी बनाकर। उस इन हाउस कमेटी में 3 हाईकोर्ट के ही जज हैं, 2 तो चीफ जस्टिस हैं, एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के, एक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के, और एक कर्नाटक हाईकोर्ट की जज हैं। और अगर ये कमेटी गिल्टी पाती है जस्टिस यशवंत वर्मा को, तो हो सकता है कि जज के ऊपर रिमूवल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज का जवाब भी उन्होंने इस तरह से दिया है। लेकिन अब आपको ये चीज समझनी होगी कि आखिरकार सीजेआई संजीव खन्ना जी ने इन हाउस कमेटी को ही क्यों चुना? क्योंकि लोगों का कहना यह है कि इन हाउस कमेटी को आपने गलत चुना है। खुद एडवोकेट्स ये बात बोल रहे हैं कि आपने इन हाउस कमेटी को गलत इसलिए चुना है क्योंकि जजेस का मेन काम जस्टिस देना, इन्वेस्टिगेशन करना तो है नहीं। और सेकंड, लोगों का कहना यहां पर यह भी है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा गिल्टी प्रूव होते हैं तो लोग क्या कहेंगे?
तो लोग ये कहेंगे कि जुडिशरी को ये चीज पहले से पता थी, वो तो बस थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे थे। और अगर ये इन हाउस कमेटी इन्हें गिल्टी प्रूव नहीं करती है तो भी लोग गुस्सा होंगे, क्योंकि फिर लोग ये कहेंगे कि हमें पहले ही पता था, जजेस इसीलिए अपॉइंट किए गए हैं इस कमेटी के अंदर, ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है जिससे कि अपने जज को बचाया जा सके। तो यहां पर इस केस में काफी चीजें हैं जिनका जवाब जुडिशरी को देना होगा, और अगर जुडिशरी नहीं दे पाई अच्छी तरह से तो जुडिशरी पहले ही काफी ट्रस्ट खो चुकी है, और जो बचा कुचा ट्रस्ट है वो भी जुडिशरी खो देगी, वो रिस्पेक्ट भी जुडिशरी खो देगी। लेकिन अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आखिरकार सीजे संजीव खन्ना ने एक इन हाउस कमेटी क्यों बनाई। तो बात है 1995 की। 1995 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी कुछ करप्शन के इंजाम लगे थे, और 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एम भट्टाचार्य केस में, तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो इंपीचेबल मिसबिहेवियर है और जो बैड बिहेवियर है इनमें काफी डिफरेंस है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर के लिए इंपीचमेंट का रास्ता बताया, जज को रिमूव करने के लिए बोला, लेकिन बैड बिहेवियर के लिए कुछ नहीं बताया। इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक 5 मेंबर की कमेटी को बनाता है और उस कमेटी से बोलता है कि अगर कोई भी जज बैड बिहेव करता है तो हमें क्या करना चाहिए, आप हमें पूरा प्रोसीजर बताइए। और वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देती है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट उन रिकमेंडेशंस को थोड़े चेंजेस के साथ एक्सेप्ट करता है 1999 में। और जिन चेंजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करता है उन्हीं में एक इन हाउस इंक्वायरी के बारे में बोला गया होता है। तो आज जो लोग कह रहे हैं ना कि जस्टिस संजीव खन्ना ने इन हाउस इंक्वायरी करवाई है और ऐसा तो कभी होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला था कि मिसबिहेवियर जो इंपीचमेंट के लिए और बैड बिहेवियर दोनों में फर्क है, और उस बैड बिहेवियर के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस 1999 में एक्सेप्ट हो चुकी है, और वहीं पर ये चीज बताई गई थी कि एक इन हाउस इंक्वायरी होगी बैड बिहेवियर के लिए। तो उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। अब देखो ये जो कमेटी है, जब ये अपनी इंक्वायरी फिनिश कर लेगी और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट को, तो उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे यहां पर दो चीजें हो सकती हैं जस्टिस सेशन वर्मा के साथ। अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट में बोलती है कि जज ने मिसबिहेवियर किया है और प्रोसीडिंग्स आगे होनी चाहिए रिमूवल की, तो डेफिनेटली मैटर पार्लियामेंट जाएगा और जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर रिमूवल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर उसने बोला कि जज ने बिहेवियर तो बैड किया है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसे रिमूव किया जाए, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बस उससे समझा बुझा के छोड़ देंगे। लेकिन इस केस में इस इन हाउस इंक्वायरी का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जुडिशियरी ने स्टार्टिंग से ही कुछ फैक्ट्स को यहां पर छुपाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे जुडिशियरी के ऊपर, और वो ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते। अब उन्हें लग रहा है कि जो जजेस हैं वो अपने जज भाई को बचाकर ले जाएंगे, इसलिए इन हाउस इंक्वायरी करी गई है। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कमिटी है, उसे बहुत ही कॉशियसली काम करना होगा, उसे इस तरीके से काम करना होगा कि लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी वापस रीगेन कर सके। और इंडियन जुडिशरी में समय आ चुका है कि कुछ रिफॉर्म्स करे जाएं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कोलिजियम सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो अब या तो गवर्नमेंट को इस कोलिजियम सिस्टम को ही थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, या फिर कंप्लीटली इसे खत्म कर देना चाहिए, कोई दूसरा सिस्टम आए। क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि जज ही जज को अपॉइंट करता है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी आजकल लोगों की मांग है वो ये है कि जजेस को भी बाकी पब्लिक सर्वेंट्स की तरह अपने एसेट्स लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करना चाहिए। आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी, मिनिस्टर्स सब अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज अपने डिपेंडेंट्स की, स्पाउसेस की, सबकी बताते हैं, लेकिन जज नहीं बताते, और अगर बताते भी हैं तो ना के बराबर बताते हैं। और एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, रिसेंटली अभी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत जो पब्लिक सर्वेंट है, लोकपाल ने बोला कि इस पब्लिक सर्वेंट के अंदर हाईकोर्ट के जजेस भी आते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हाईकोर्ट के जज कोई करप्शन करेंगे तो लोकपाल इंक्वायरी कर सकता है, लोकपाल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन एज यूजुअल ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट इस लोकपाल के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा देता है, ये बोलकर कि ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है और इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना है। यहां पर भी लोगों का कहना यह है कि अगर लोकपाल सबकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सभी पब्लिक सर्वेंट्स की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो हाईकोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जज की क्यों नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका जवाब भारत की सरकार को और जुडिशरी को देना होगा, क्योंकि इस चीज को सब एक्सेप्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज जितने भी हैं वो एक
हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उनके पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के नाम पर आप उन्हें हर चीज से बचाओगे। इंडिया में तो एक तरह से जजेस को सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।